हम सब्जियां नहीं खरीद रहे, हम तो पेस्टिसाइड्स लेके आ रहे हैं। मैंने ऐसे ऐसे गार्डन्स को कवर किया है जो अपनी छत पर ही ये सब्जियों की बागवानी करके अच्छी खासी सब्जियां ले रहे हैं। 50-45 डिग्री का टेम्परेचर होता है राजस्थान में, वहाँ पे कैसे बागवानी करते हो? पर रेतीली ज़मीन है। हमने पहले यहाँ पे इसकी सॉइल को चेंज कर लिया, कुछ इसमें खाद वगैरह मिला दिए। अब हमने हर पौधे के साथ एक मटकी को भी दबा दी और उसमें उन्होंने पानी भर दिया। अब उसमें लगातार 2 या 3 दिन तक पानी देने की ज़रूरत नहीं है और पौधे को जितना पानी चाहिए उतना पानी वो मटकी के थ्रू रिस के अपने आप आ रहा है। एक पौधा होता है जिसको पत्थर चटा कहते हैं। पत्थर चट्टा जब हम यूज़ करते हैं, उसकी चटनी वगैरह बना के भी आप ले सकते हैं, रेगुलर पत्तियाँ भी कंज्यूम कर सकते हैं, कोई उसका नुकसान नहीं है। अगर आपको पथरी है तो उससे पथरी निकल जाती है। कौन सा गमला सबसे अच्छा है? क्या है कि आजकल मार्केट में ना वैरायटीज़ बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे में मैं सजेस्ट करता हूँ मिट्टी का। लोगों को सामान्य तौर पे क्या लगाना चाहिए अपने घर में? जेड का पौधा, वो सकुलेंट की वैरायटी है, तो वो पानी को होल्ड करके रखता है। बाई चांस आपको छुट्टियों पे भी जाना है, 4 दिन 5 दिन हफ्ता, वो प्लांट खराब नहीं होने वाला। कुछ लोग कहते हैं कि घर में पीपल और बरगद नहीं लगाना चाहिए। आज के समय के हिसाब से गलत है। कुछ समय पहले तक ये ठीक था, घर कच्चे हमारे हुआ करते थे, मिट्टी की ज़्यादा क्वांटिटी वहाँ हुआ करती थी। ऐसे में अगर हम पीपल बरगद लगाते थे तो घर खराब हो सकता था। कहते हैं कि घर के पौधे भी शुगर में काम आते हैं। तो शुगर से बचने के लिए हमें क्या करना है, इंसुलिन का एक पौधा आपको मिल जाएगा नर्सरी में और गुड़मार का पौधा मिल जाएगा। दोनों को ही सुबह खाली पेट खाना है। मनी प्लांट मनी लाता है। मनी प्लांट मनी मित्रों नमस्कार। आज हमारे साथ वो मेहमान हैं जो आपके घर को ना सिर्फ सुंदर बनाते हैं बल्कि प्रकृति से आपका परिचय कराते हैं। हर व्यक्ति चाहता है कि उसके घर में एक गार्डन हो, लेकिन आज के समय हर घर में गार्डन होना तो जरा मुश्किल हो गया है। लेकिन आपकी छत पर भी बहुत सुंदर टेरेस गार्डन बन सकता है और बहुत सारे लोग जुनून की हद तक ना सिर्फ घर में बल्कि टेरेस में गार्डन बनाते हैं। बहुत सारे लोग तो जानते हैं कि इस पौधे की प्रकृति क्या है और बहुत सारे ये नहीं जानते कि जो पौधा उन्होंने लगाया है उसका नाम क्या है, इसका क्या खासियत है, इसके फायदे हैं या नुकसान हैं। बस देखा, अच्छा लगा तो लगा लिया। इन सब विषयों पर हमारे आज के मेहमान संदीप भारद्वाज जी लोगों को गाइड करते हैं, पूरे देश में घूमते हैं और आपके घर यदि अच्छा गार्डन है तो वो संदीप जी की नजरों से छुप नहीं सकता। वो आपके घर आते हैं, उसकी रील बनाते हैं और उससे पूरी दुनिया को परिचित कराते हैं। लाखों फॉलोअर्स हैं आपके। तो संदीप जी वैसे तो दिल्ली में रहते हैं, अभी हमारा जबलपुर इनका आगमन हुआ तो मैंने आपको आमंत्रित किया और सहर्ष आप तैयार हो गए। संदीप जी आपका स्वागत है। नमस्कार सर, बहुत ही अच्छा लगा आपसे मिलके और इस चैनल पर आके। बहुत ही अच्छा चैनल है आपका, काफ़ी वीडियोस आपके देखे थे और एक आपने ऐसा मंच मुझे प्रदान किया जिसके ज़रिए मैं आज लाखों लोगों तक पहुंच पाऊंगा और जो मेरी बातें हैं वो उन तक पहुंच पाएगी, जो मेरी कोशिश है वो उन तक पहुंच पाएगी। बिल्कुल संदीप जी, दोनों को फायदा है, दर्शकों को भी फायदा है और आपको भी फायदा है। संदीप जी ये बताइए कि कैसे आपकी ये जर्नी शुरू हो गई गार्डनिंग की? देखिए पहले तो लोग माली कहा करते थे, जी। पर अब वो गार्डनिंग हो गई और वो गार्डनिंग आधुनिकता से जुड़ गई है, जी। तकनीकी से जुड़ गई है। पहले सर लोगों को बागवानी की बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं हुआ करती थी और हम जो बागवानी है उसको एक महंगा शौक के रूप में देखा करते थे। तो प्रकृति तो सभी को अच्छी लगती है, ग्रीनरी सभी को पसंद है, बचपन से ही मुझे भी पसंद थी काफ़ी। लेकिन रोज़मर्रा की जो लाइफ़स्टाइल होती है हमारी और काफ़ी हम बिज़ी भी हो जाते हैं अपने जीवन में, काफ़ी कुछ काम करने होते हैं। तो मैं भी जॉब कर रहा था, मैं कैशियर था पहले और बचपन से ही काफ़ी क्रिएटिव रहा। मैं चाहता था लाइफ़ में कुछ क्रिएटिव करना, अनफॉर्चुनेटली मैं उस फील्ड में नहीं जा पाया। तो मैं फिर एक जॉब करने लगा, बैकएंड में टीम लीडर था, उसके बाद मैंने एज़ अ कैशियर भी जॉइन किया, जॉब चल रही थी। मेरी जो जॉब की टाइमिंग थी वो आफ्टरनून में 1 बजे से स्टार्ट होती थी और उसी दौरान 2017-18 के बीच में मैंने देखा बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स अचानक ग्रो होना शुरू हुए और तो वहाँ सुबह आपको टाइम मिलता था सुबह टाइम मिलता 6 था। बजे से 1 बजे तक, हाँ, तो उसने आपकी लाइफ बदल दी। उसने मेरी लाइफ बदल दी। तो जो समय मेरे पास था मैंने सोचा क्यों ना इसको मैं ऐसी जगह पे लगाऊँ जिससे मैं अपना जो काम कर रहा हूँ उससे अलग कुछ शुरू कर पाऊँ और यहाँ से जॉब्स को स्विच करके फिर मैं ऐसा काम करने लगूँ रेगुलर जहाँ पे मुझे मज़ा आता है।
तो मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स को उस दौरान ग्रो होते हुए देखा, जिसमें एक अगर मैं नाम लेना चाहूँ तो अमित बड़ाना करके हैं, जो कि दिल्ली एनसीआर से ही हैं। उनका चैनल बहुत अच्छा ग्रो हो रहा था, वो काफ़ी सारी वाइन्स वगैरह बनाते थे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक मेरी ही तरह दिखने वाला कोई लड़का है जो कि इतना अच्छा ग्रो हो रहा है, और इसमें नेम और फेम दोनों ही चीज़ें थी। तो मैंने बोला ये चीज़ तो मैं भी शायद कर सकता हूँ, लेकिन वाइन्स बनाना थोड़ा मुश्किल है, लोगों को हँसाना थोड़ा मुश्किल है, ये मुझे ज़्यादा मुश्किल काम लगा। लेकिन मुझे ऐसा कुछ करना था जो लोगों की लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करे, और जिसके ज़रिए मुझे भी थोड़ा-सा अच्छा महसूस हो, और रिस्पेक्ट तो सर सभी को अच्छी लगती है। लेकिन अनफॉर्च्यूनेटली मेरी जो जॉब थी, वहाँ से मुझे इतने ज़्यादा अवकाश नहीं मिल सकते थे कि मैं ये सब कर सकूँ। हुँ। छोटा-मोटा मैंने फिर भी ब्लॉगिंग शुरू की, दिल्ली के जितने भी फेमस प्लेसेस हैं सब दिखा दिए लगभग 1 साल के अंदर। जब ब्लॉग चैनल बहुत अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया साल भर तक, तो मैंने एक फैक्ट चैनल बना लिया। फैक्ट चैनल मेरा बहुत अच्छा चला, लगभग 70-80 हज़ार सब्सक्राइबर हुए। लेकिन एक जॉब को स्विच करने के लिए आपको एक अच्छी इनकम भी चाहिए होती है। तो उसपे बिल्कुल। मुझे प्रमोशन ज़्यादा नहीं मिल रहे थे, और यूट्यूब इनकम भी ज़्यादा नहीं आ रही थी। तो अल्टीमेटली मुझे एक और चैनल स्टार्ट करना पड़ा। मज़ा अंदर से नहीं आ रहा था, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। क्रिएटिविटी उसके अंदर काफ़ी है। जब हम कोई वीडियो शूट करने जाते हैं ना, तो हमारे मन में कई आइडियाज़ आते हैं। एक वीडियो को शूट करने के कई तरीके हो सकते हैं। तो वो कम से कम मैं कर पा रहा था, भले ही चैनल चले या ना चले। कर रहा था, लेकिन फिर मुझे अंदर से सैटिस्फैक्शन नहीं था, और लग गया लॉकडाउन। और जैसे ही लॉकडाउन लगा, मैं ये देख रहा हूँ कि मम्मी जो मेरे घर में है, वो पूरा-पूरा दिन टीवी देख रही हैं, पूरा दिन सिर्फ़ गार्डनिंग की वीडियो देख रही हैं। और पहले तो मुझे अच्छा नहीं लगता था, और मुझे बागवानी इतनी ज़्यादा मतलब अपनी ओर नहीं आकर्षित करती थी। लेकिन मम्मी के पास मैं बचपन से देखता था, कुछ पौधे रहते थे जिस पे फूल खिलते हैं समय-समय पर, और मुझे अंदाज़ा नहीं हो पाता है फूल कब खिल रहा है, कैसे खिल रहा है और क्यों खिल रहा है। क्योंकि मैंने कभी इसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचा डीपली ही नहीं। हाँ, सोचा ही नहीं था, चूँकि इंटरेस्ट नहीं था तो इंटरेस्ट नहीं सोच था। नहीं हाँ, थी। इतना ज़्यादा मैंने कभी उसकी तरफ आकर्षित हुआ नहीं। लेकिन जब उनकी वीडियोज़ मैं देखने लगा, कई सारे यूट्यूबर्स थे, वीडियोज़ बना रहे थे, 30-40 हज़ार जिनके सब्सक्राइबर थे, लॉकडाउन खत्म होते-होते उनके 3 लाख 4 लाख हो गए फॉलोअर्स। मैंने बोला ये क्या हो रहा है? ये हुँ। भी एक कोई कुछ है जिसको लोग देख रहे हैं, कुछ अच्छी फ़ील्ड है ये भी। तो मम्मी ने भी देखा कि ये काफ़ी टाइम से इस पे कर रहा है, तो मम्मी ने सजेशन मुझे दिया कि क्यों ना तुम भी इस पे ट्राई करो, और गार्डनिंग चलो वीडियोज़। बागवानी करें, हाँ, और नाम की अगर इसकी बात करें शुरुआत हो तो गई। चलो बागवानी करें, फिर वहाँ से शुरू किया। एक नाम आया मन में कि करना चाहिए, तो जो मेरा मार्केट चैनल था उसका नाम पहले मैंने चलो बाज़ार चले रखा था, मैंने नाम चेंज कर दिया। चलो बागवानी चलो करें। बागवानी करें। और बागवानी की कुछ वीडियो पहले ही डालनी मैंने शुरू कर दी थी, कुछ नर्सरी वगैरह मैंने दिखानी शुरू की थी, जिसकी वजह से मेरे सब्सक्राइबर 1 लाख उस टाइम तक हो चुके थे, और 1 लाख सब्सक्राइबर के बाद ही मैंने नाम चेंज किया, उससे पहले चलो बाज़ार चले था। इसलिए अभी भी बहुत सारी पिछली वीडियोज़ बहुत सारे व्यूअर्स देखते हैं तो उनको चलो बाज़ार चले के नाम से नज़र आती है। तो जैसे ही चलो बागवानी करे किया, फिर मैंने डिसाइड कर लिया कि अब गार्डनिंग वीडियोज़ में कुछ अलग करना है। तो अलग करना है, अलग करने के लिए भी आइडियाज़ चाहिए। तो काफ़ी कुछ देखता था, काफ़ी कुछ सीखता था, तो ऐसे ही मैंने एक बार डीडी किसान चैनल ओपन करके देखा यूट्यूब के ऊपर ही। उनका हफ्ते में एक प्रोग्राम आता था, छत पर बागवानी, जिसके अंदर उसमें उनका जो एंकर है वो किसी न किसी गार्डन में गए हुए हैं, और जैसे आप मेरे साथ अभी डिस्कशन चल रहे हैं कर रहे हैं, वो डिस्कशन वहाँ पे चलता था पौधों को लेकर, और इसी बीच कुछ क्लिप्स वगैरह उनके गार्डन की चलती रहती थी। मैंने बोला कॉन्सेप्ट तो बहुत अच्छा है, और एक और भी चीज़ थी, हफ्ते में 1 ही वीडियो या 1 से 2 वीडियो ही उनकी आती थी, ज़्यादा नहीं आती थी। मुझे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा, मैंने सोचा कि ये अगर मैं रेगुलर वीडियोज़ लेकर आऊँ अपने चैनल पे तो ये अच्छा चलेगा। सेकंड मैं अपने वीडियो एडिटिंग में कुछ चेंजेस करूँगा, और शूट में कुछ चेंजेस करूँगा। मैं कोशिश करूँगा और बेहतर करने की। हाँ, क्योंकि आजकल जी, कंटेंट्स के साथ-साथ क्वालिटी बहुत आवश्यक है। क्वालिटी बहुत आवश्यक है। क्योंकि यूट्यूब और इंस्टाग्राम में 6 सेकंड में आदमी जी, आपको जी। लाइक और डिसलाइक कर जी, देता है। तो मेरा तो सर यूट्यूब चैनल पे ज़्यादा फ़ोकस था उस टाइम पे। उस टाइम पे इंस्टाग्राम इतना ज़्यादा चलता नहीं था, और जो ऐप्स ऑलरेडी आई हुई थी, छोटी-छोटी ऐप्स जिसपे छोटी रील्स आती थी, उसको गवर्नमेंट ने बैन कर दिया था। इंस्टाग्राम धीरे-धीरे ग्रो होना उस टाइम शुरू हुआ था। मेरा पूरा फ़ोकस यूट्यूब पे था कि मैं यूट्यूब पे ही लॉन्ग वीडियोज़ डालूँगा। अल्टीमेटली इनकम भी लॉन्ग वीडियोज़ में ही आती है यूट्यूब पे। तो फिर मैंने पूरा फ़ोकस करके सोचा कि एक इंस्पिरेशन तो मुझे मिल गई, मैं इसमें क्रिएटिव क्या कर सकता हूँ? तो मैंने सोचा क्यों ना किस्से और कहानियाँ दिखाना शुरू करूँ, जो कि बागवान कि हर किसी के इमोशन होते हैं, क्योंकि मैं अपनी मम्मी के इमोशन देख चुका था पौधों को लेकर, काफ़ी इमोशनल थी वो, और कोई पौधा अगर ख़राब हो गया तो दुखी हो जाना, ये सारी चीज़ें भी रहती थी। तो जैसे हम एक पेट्स होते हैं ना, हमारे पास डॉग होती है, कैट होती है, हम उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं अगर कुछ प्रॉब्लम होती है, ऐसे ही हमारे प्लांट लवर होते हैं जो बहुत क्रेज़ी रहते हैं अपने पौधों के लिए, तो उनको प्लांट पगलू भी कहा जाता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पागल हैं। अक्सर लोग उनको पागल कहते हैं पौधों के लिए, क्योंकि कई बार ऐसे हमारे गार्डनर्स हैं जो रात के
2-2 3-3 बजे तक भी बागवानी कर रहे हैं, ऐसा भी देखा गया है। ऐसा मैंने गार्डनर्स को कवर किया है। कुछ गार्डनर्स ऐसे भी हैं, बहुत तपती धूप है, 40 डिग्री से प्लस टेम्परेचर है और तपती धूप में अपने गार्डन में लगा हुआ है। तो अड़ोस-पड़ोस के जो लोग हैं वो जब देखते हैं तो उनको लगता है भाई ये हो क्या गया? तो ऐसा लगभग क्या आपने चल रहा है? देश भर में 600 गार्डन हाँ, तो अभी मेरा तक कवर किए हैं। हाँ, तो मेरा ये था कि मैं कुछ अलग दिखाऊँगा, मैंने स्टार्टिंग की और पहली ही सीरीज़ के लिए मैं चला गया बाड़मेर। उस टाइम मैं जॉब करता था। जॉब से मैंने स्विच करने की पूरी कोशिश की, मेरे चैनल पे रिस्पॉन्स अच्छा आने लगा और मैंने धीरे-धीरे स्विच कर दिया। बाड़मेर से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, बाड़मेर में मैंने एक गार्डनर को ढूँढा जिनका नाम है आनंद महेश्वरी। मैंने उनको बताया सर मैं आपके पास आना चाहता हूँ, उन्होंने बोला यार यहाँ क्यों आना चाहते हो? रेगिस्तान है यहाँ पर और इतने ज़्यादा गार्डनर्स भी नहीं है, आपको तो दिल्ली एनसीआर में बहुत मिल जाएँगे। मैंने बोला सर दिल्ली एनसीआर में ऑलरेडी काफ़ी दिखा चुका हूँ और मैं चाहता हूँ वेरिएशन, मैं भारत के कोने-कोने में जाके दिखाना चाहता हूँ, हाँ, कुछ अलग रेगिस्तान का दिखाना है। गार्डन दिखाएँ हाँ, और कि शुरुआत में कम ऐसी करने बारिश लगे। का गार्डन हाँ, कैसे होता है। पानी की कमी हमने बचपन से सुनी थी वहाँ पे रहती है, प्लस में रेगिस्तान और ऊपर से बागवानी वहाँ पे कर रहे हैं, है ना? तो वो मुझे दिखाने में काफ़ी क्यूरियोसिटी थी कि मैं ऐसा कुछ दिखाऊँगा। तो मैं उनके पास पहुँचा, उन्होंने अब उसके लिए समय निकाला, अपने साथ कुछ और साथी उन्होंने बताया कि मेरे पास और भी बागवान हैं जिन्हें आप शूट कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली लगभग 12-13 गार्डनर हुए और तब तक मैं जॉब करता ही था। लगभग 4 दिन की मैंने बड़ी मुश्किल से छुट्टी ली और मैंने जाके 1 दिन में 3 लोगों को शूट किया, बहुत मुश्किल से, काफ़ी मेहनत लगी। उन लोगों का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा और वो सीरीज़ मैंने अपलोड की। सभी एपिसोड पे अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया, लेकिन एक एपिसोड था जो कि लगभग 2.5 लाख व्यूज़ तक गया। वहाँ से मुझे लगा कि जो मैं कर रहा हूँ बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ। ये बताओ, सबसे अच्छा गार्डन अभी तक आपने इतने सारे गार्डन देखे हैं, जी। कोई ऐसा गार्डन जो आपकी अभी भी आँख बंद करते हैं तो दिखने लगता है? क्या ख़ासियत थी उसमें और क्या पौधे थे? वैसे तो सर हर एक गार्डन अपने आप में बहुत अनोखा होता है, सभी की गार्डन में बहुत ज़्यादा सबने मेहनत की होती है। लेकिन कुछ गार्डन ऐसे होते हैं जो कि आँख बंद करते ही जैसे कि आपने बोला बार-बार सामने आते हैं, सपनों में भी आ जाते हैं। तो मैं एक बार मथुरा गया था, मथुरा में ए.के. गिरी जी का गार्डन मैंने कवर करने की कोशिश की थी, उन्होंने मुझे अप्रोच किया था और मैं वहाँ पहुँचा। मैं जैसे ही उनके घर पे पहुँचा मैं देख के दंग रह गया। वो एक गवर्नमेंट सर्वेंट थे और अक्सर गवर्नमेंट सर्वेंट को फ्लैट्स वगैरह मिलते हैं, उनको एक आगे ज़मीन काफ़ी अच्छी खाली मिल जाती है, घर के पीछे भी बैकयार्ड मिल जाता है। तो उसको उन्होंने पूरी तरह फ्लावर शो में कन्वर्ट कर रखा था, एक तरह से फ्लावर शो होता था वहाँ पे। मैंने पूछा सर ये क्या है? बोले हमारे यहाँ पे ना हर साल कॉम्पिटिशन होता है आपस में सभी का, सबके पास इतना ही स्पेस है, सब लोग बागवानी कर रहे हैं, लेकिन प्राइज़ मुझे हर साल मिल जाता है। मैंने बोला सर ऐसा आप क्या कर रहे हैं ज़रा देखें। तो अंदर जब मैं उनके घर में एंटर होना शुरू हुआ तो घर के आगे लगभग 200 गज़ का एरिया होगा, उसमें उन्होंने प्रॉपर फ्लावर शो की तरह हर एक तरह के फूल लगा रखे थे और घर के पीछे उन्होंने सब्जियों की बागवानी कर रखी थी जिसमें 70 से 80 तरह की सब्जियाँ लगा रखी थी, जिसमें बहुत सारी सब्जियाँ एक्सोटिक भी थी। मैं हमेशा से ही कहता हूँ कि हमें घर पे बागवानी इसलिए भी करनी चाहिए कि हमारे घर में जो छोटे-छोटे बच्चे हैं, वो कहीं न कहीं ग्रीनरी से जुड़ेंगे और वही हमारा फ्यूचर है, जो आज हम पेड़ कटते हुए देख रहे हैं। फ्यूचर में जब वो बच्चे बड़े होंगे, उनको ग्रीनरी की इतनी ज़्यादा नॉलेज होगी और ग्रीनरी से लगाव होगा, तो जब वो पॉलिटिक्स में जाएँगे या फिर बड़े-बड़े बिज़नेसमैन बनेंगे, तो कहीं न कहीं वो भी कोशिश करेंगे कि नहीं हमें पेड़ बचाने हैं और हम एक लिमिटेड स्पेस में भी अपना बिज़नेस कर सकते हैं। बिल्कुल, भारत के जी। प्रधानमंत्री ने एक पौधा माँ के नाम जी, शुरू किया जी, है ताकि जी। बच्चे जुड़ सकें, बच्चे जुड़ अपनी सकें। माँ के नाम से एक पौधा लगा जी, सकें। तो ये तो इंस्पिरेशन सर आगे भी बनी रहे, उस पे मेरी कोशिश है। तो मैंने वहाँ पे देखा कि उनके 2 बच्चे हैं, दोनों को गार्डनिंग में शौक। तो दोनों हस्बैंड वाइफ को भी गार्डनिंग का शौक और बच्चों को भी इतना ज़्यादा इंटरेस्ट था कि वो उसमें कुछ इनोवेशन करना चाहते थे। तो उनके जो छोटे वाले बेटे थे, उनको भी योगी जी की तरफ से काफ़ी अवार्ड्स मिल चुके थे। तो मैंने पूछा ये किस-किस तरह के अवार्ड्स हैं, तो उन्होंने हाइड्रोपोनिक, एक्वापोनिक सेटअप वगैरह बनाए हुए थे और उसपे मेरे सामने लगभग दोनों पे ही 50-50 किलो टमाटर लगे होंगे। सब्जियाँ भी लगा रखी थी उन्होंने अलग-अलग तरह की हाइड्रोपोनिक, एक्वापोनिक पे और साथ ही में लगभग 50 किलो टमाटर उसपे लगे हुए थे और बिल्कुल रेड टोमेटो। एक मैंने घर के गार्डन एक घर में के गार्डन में 80 से ज़्यादा वैरायटी की सब्जियाँ। 80 वैरायटी की सब्जियाँ जी। और गार्डन 50 जी, और किलो। ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ़ उन्होंने बीज डाल के छोड़े हों, मेरे सामने सब्जियाँ थी, लगे हुए थे और ज़मीन में होता क्या है ग्रोथ अच्छी मिलती है, बीज अच्छे से उन्होंने लगाए थे, तो वो सारी की सारी सब्जियाँ देखने को मिल रही थी। 8-10 वैरायटी बस उस टाइम पे नहीं देख पाया मैं, रेस्ट ऑफ सारी मैंने देखी और मैंने वहाँ पे खाई भी, बहुत अच्छा तो लगा। आजकल हम सब्जियाँ नहीं खरीद रहे, हुँ, हम तो पेस्टिसाइड्स लेके आ रहे हैं घर। बिल्कुल ठीक है। छोटे बच्चों के लिए भी नुकसानदेह है, महिलाओं के लिए कैंसर की बहुत बड़ा कारक है, पुरुषों के लिए भी परेशान है, घर के बुजुर्ग माँ-बाप को भी ये दिक्कत है। तो क्या सलाह देते हो कि कैसे घर में फूल तो लगाएँ, साथ में सब्ज़ी भी लगाएँ? जी।
जैसे कि हमने शुरू से ही बात की कि छत पे बागवानी हमें करनी है। घर के ऊपर जो हमारी खाली छतें हैं या फिर आजकल फ्लैट कल्चर आ चुका है, तो बालकनी भी हमारे पास होती है। लोगों का ये मानना है कि बालकनी में स्पेस कम होता है, वहाँ नहीं कर सकते बागवानी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप कम स्पेस में भी बागवानी कर सकते हो। तो छत पे अगर हम सब्जियाँ लगाना चाहते हैं तो कुछ ग्रो बैग वगैरह ईज़िली मार्केट में अवेलेबल हैं, सोशल मीडिया पे आप देखते रहते हैं, तो ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगा सकते हैं। ग्रो बैग का साइज़ 3x2 का मिनिमम होना चाहिए। आप उसके अंदर मिट्टी और खाद का मिश्रण लगाएँगे, कुछ बीज लगाएँगे, तो अगले 3 से 4 महीने में आपको ऑर्गेनिक सब्ज़ी आप अपने गार्डन की खाना शुरू कर सकते हैं। और इसके लिए बहुत ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत नहीं होती। मैंने ऐसे-ऐसे गार्डन्स को कवर किया है, जो अपनी छत पर ही ये सब्जियों की बागवानी करके अच्छी खासी सब्जियाँ ले रहे हैं और बालकनी के अंदर भी कुछ ना कुछ सब्जियाँ ग्रो कर रहे हैं। भले ही वो बालकनी से रोज़ सब्ज़ी नहीं खा पा रहे, लेकिन अपनी बालकनी से जब वो फल या सब्ज़ी लेके खाते हैं, ऑर्गेनिक खाते हैं, तो उसकी खुशी बहुत अलग होती है। और टेरेस का फ़ायदा हर कोई उठा सकता है। इतनी सब्जियाँ आराम से उगाई जा सकती हैं कि आपको कि बाज़ार से एक ना लेनी छोटा पड़े। परिवार जो रहता है छोटा परिवार आराम से खा सकता है। वो आराम से जी, ऐसा सब्जियां भी खा है सर, सकता मैं है। तो ऐसे गार्डन भी कवर कर चुका हूँ कि छोटी ही छत पे अच्छी बागवानी करी है सब्जियों की, और उनके घर ने तो खाया ही खाया, वो पड़ोसियों को भी देते हैं। ऐसा भी मैंने कवर किया है। क्योंकि उसकी खुशी अलग है। उसकी खुशी भी अलग है, उसका टेस्ट अलग है। देखिए, और कोई आपके घर में 2 किलो मटर दे दे, उसकी कीमत नहीं है कि भाई जी, वो तो 100 रुपए का जी, है, जी, लेकिन वो अपने घर का घर अपने का दिल देते से हैं। आपको देता है, तो जी, उसका मजा अलग उसका होता है। मज़ा अलग है, उसका टेस्ट अलग है, और वो आपके शरीर के लिए लाभदायक है, जी। क्योंकि पेस्टिसाइड्स वाली सब्जियाँ तो आपको नुकसान कर रही हैं, ये आपको फ़ायदा करेगी। अच्छा, ये बताइए कि आपने तो पूरा देश देख लिया है। जी, ये 50-45 डिग्री का टेम्परेचर होता जी, है जी, राजस्थान में। जी, होता है सर। वहाँ पे कैसे बागवानी करते हैं? कैसे सब्जियाँ उगाते हैं? जी, तो जैसे कि मेरी जो जर्नी स्टार्ट हुई थी वो राजस्थान से हुई थी, और मैं पहले सबसे पहले ही बाड़मेर चला गया था। तो मुझे राजस्थान मैंने बहुत अच्छे तरीके से मैंने देखा। तो बाड़मेर में जब मैं पहुँचा था, उस टाइम पे भी शायद 45 से प्लस था, और एक दिन तो शायद 51 तक भी पहुँचा था बाप टेम्परेचर। रे! तो मुझे पता है मेरी हालत ख़राब थी शूट करने में, पूरा भीगा हुआ था पसीने से, लेकिन सामने जो हमारे गार्डनर्स थे, वो बहुत ज़्यादा जोशीले थे। तो मैंने ये देखा जाके आखिर वो बागवानी कर कैसे रहे हैं। तो उन्होंने ग्रीन नेट का इस्तेमाल कर रखा था। उन्होंने पानी को पूरा नियंत्रित किया हुआ था। जिस टाइम पे पानी डालना है वो उसी टाइम पे डाल देते हैं। अक्सर लोग गलती क्या करते हैं, आफ्टरनून में पानी डाल देते हैं। क्योंकि पौधे जो लगाते हैं ना, उनको बहुत ज़्यादा शौक होता है कि मेरे पौधे अच्छे चलने सूख चाहिए, ना जाए। सूख ना जाएँ, और वो हमेशा टेंशन में रहते हैं, पौधे बिल्कुल अच्छे सूख ना चलने चाहिए, जाए। है ना? तो वो भले अब ज़्यादा पानी हो जाए, हाँ, हाँ। पौधे सूख तो ना जाए। ज़्यादा पानी से भी पौधे खराब हो जाते हैं, और बिल्कुल। आफ्टरनून में पानी कभी नहीं देना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे मिट्टी गर्म होती है बहुत ज़्यादा। अगर गर्म मिट्टी में हम पानी देंगे, तो जड़ें खराब हो जाएँगी, और जड़ें ही पौधों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं उसकी हेल्थ के लिए, तो हमें आफ्टरनून में नहीं देना चाहिए। तो वहाँ पे मैंने ये सीखा कि आफ्टरनून में पानी हमें नहीं देना, और टाइमिंग का बहुत ध्यान रखना है, ग्रीन नेट का इस्तेमाल करना है, और पौधों को ज़्यादा से ज़्यादा ठंडक देने के लिए सारे के सारे पौधों को वो अपने आस-पास ही रखते थे, ताकि जब लू वगैरह या गर्म हवा चलती है, तो पौधों को नुकसान नहीं होता। जब हम पौधों को दूर-दूर रखते हैं, लू चल रही है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो पौधे सूख जाते हैं, खराब हो जाते हैं। तो तो इस आपने कोई तरीक़ा एक से नई लोग टेक्निक निकाली है जो सिंचाई के समय मटकी का उपयोग जी, करना? सर, ये टेक्निक भी मेरी नहीं है। मैंने वहाँ पे देखा। अक्सर क्या है कि ऑल ओवर इंडिया जब हम ट्रैवल करते हैं, अलग-अलग गार्डनर्स के पास जाते हैं ना, हर किसी से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो ये वही सारे किस्से हैं जो कि आपने शायद वीडियोज़ के अंदर देखे हैं। तो मटकी की जो टेक्निक है सर, वो भी मैंने बाड़मेर में देखी। बाड़मेर में मैं एक स्कूल के अंदर गया था शूट करने के लिए। सैनिक स्कूल था वो, वहाँ पे एनसीसी की शायद ट्रेनिंग चलती थी। तो उनके जो सीनियर हैं, वो उनसे मिलने का मुझे मौका मिला। उन्होंने बताया, संदीप जी आइए, मैं आपको कुछ अनोखी चीज़ दिखाता हूँ। तो बोले कि आपके यहाँ दिल्ली में प्लांटेशन कैसे करते हैं? मैंने बोला, सर सीज़न आता है, सीज़न में प्लांट लगा दिया जाता है, पानी दे दिया जाता है, और रेगुलर केयर की जाती है। बोले हमारे यहाँ पे ना हम रेगुलर पानी नहीं देते। मैंने बोला फिर कैसे करते हैं? यहाँ तो रेत भी है। बोले आइए दिखाता हूँ। बोले ये जो एरिया है, इसके अंदर आप देख सकते हैं रेतीली ज़मीन है। हमने पहले यहाँ पे इसकी सॉइल को चेंज कर लिया, कुछ इसमें खाद वगैरह मिला दिए। अब हमने हर पौधे के साथ एक मटकी को भी दबा दिया है। तो पौधे की जो जड़ है उसके साइड में एक मटकी लगी हुई है, और उसमें उन्होंने पानी भर दिया। पानी भर के उस पे से ऊपर ढक्कन लगा दिया। अब उसमें लगातार 2 या 3 दिन तक पानी देने की ज़रूरत नहीं है, और पौधे को जितना पानी चाहिए उतना पानी वो मटकी के थ्रू रिस के अपने आप आ रहा है। तो इससे होता क्या है, पौधे को गलती से नमी भी मिल गई, नमी मिल गई, पौधा चल रहा है, जितनी पानी की रिक्वायरमेंट है उतना वेस्टेज पानी नहीं मिल हुई। गया, पानी की वेस्टेज भी नहीं हुई, और आपको बार-बार आना नहीं पड़ा, आपका समय बचा, और गलती से जो पौधा खराब होता है पानी ज़्यादा देने से, वो कभी खराब नहीं हुआ ऐसे। तो हर 3 दिन में आके पानी दे दिया, अपना पानी मिल रहा है। तो ये मटकी वाली टेक्निक बड़ी अच्छी थी। तो एक आध और कोई टेक्निक बताएं जो हमारे दर्शकों के लिए काम आ सके। जी। टेक्निक तो सर बहुत सारी हैं, जैसे अडेनियम को लेके बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं। अक्सर क्या होता है, बारिशों के समय में लोग देख नहीं पाते अपने पौधों को, पानी ज़्यादा हो जाता है
जाता है गमलों के अंदर और आप जाके बार-बार पानी निकाल नहीं सकते, है ना? तो एक टेक्निक हर पौधे के लिए है, अडेनियम के लिए भी है और आपके बाकी पौधों के लिए भी है। तो जब बारिश का पानी बार-बार आपके गमलों में भर रहा है, आप बार-बार गिरा रहे हो, आपकी मेहनत लग रही है, कई बार आप आओगे, कई बार नहीं आओगे, बिज़ी हो जाओगे तो हुँ, पौधे खराब होंगे। तो आप पौधों को टिल्ट कर दें, गमले को तिरछा कर दें, उसके नीचे कुछ रख दें। तो उससे होगा क्या, जितनी भी बारिश होती है सारा पानी नीचे बह जाएगा और आपके पौधे में एक्सेस वाटर कभी भी नहीं रहेगा। और जब बारिश रुक जाती है, 1 दिन का आप वेट करें, उसके बाद दोबारा उसको गमले को आप सीधा कर दें। बहुत बढ़िया। देखिए तो कितनी छोटी-छोटी सी टेक्निक्स ये है। और हाँ। बताइए कुछ 2-4 बातें हमारे दूसरा किस्सा दर्शकों के भी लिए। सर, दूसरा जो टेक्निक अडेनियम के लिए बताता हूँ आपको, जो कि मैंने जबलपुर में देखा। अभी आपके साथ मैं जबलपुर में शूट कर रहा हूँ, जबलपुर सीरीज़ के लिए मैं शूट करने आया था। लगभग मैंने यहाँ पे 20 गार्डनर को कवर किया। तो एक गार्डनर है यहाँ पे मंगला जी की जब मैं छत पे गया तो लगभग उन्होंने 200-300 अडेनियम लगा रखे हैं। कुछ पे फ्लावरिंग बहुत अच्छी हो रही थी और उसी बीच मैंने देखा एक जो प्लांट है उसमें नीचे थोड़ी-सी कभी रूट रॉटिंग हुई होगी, तो उसपे उन्होंने वर्क किया था। मैंने पूछा मैम ये क्या है? उन्होंने बोला संदीप जी मैंने इसको सीमेंट से ठीक किया है। मैंने आज तक अब इतने सारे देखिए गार्डन कवर कर लिए जी। मतलब पौधे को सीमेंट सीमेंट से से ठीक किया है, वही। ट्रीट करना। हाँ, वही मैं सोच रहा था। मैंने बोला ऐसा कैसे हो गया? हम जनरली अडेनियम को फंगिसाइड से, हल्दी से या दालचीनी से ठीक करते हैं। कई जगह पे मैंने ये देखा कि नेल पॉलिश का भी लोग इस्तेमाल करके उसको बचा लेते हैं। नेल पॉलिश लगा देते हैं उसकी जगह पे, वो बच जाता है। लेकिन यहाँ पे उन्होंने फंगिसाइड वगैरह लगा के जब पहले अडेनियम को बचाया तो फिर से उनकी रूट रॉटिंग हो गई। तो उन्होंने उसका परमानेंट सॉल्यूशन ढूँढने की कोशिश की। तो उन्होंने जब फंगिसाइड वगैरह लगा दिया, उसको सूखने के बाद उस जगह को जितनी भी जगह खाली हुई थी अंदर से, रूट रॉटिंग की वजह से खराब हुई थी और उन्होंने हटाया था, साफ़ किया था, वहाँ पे उन्होंने सीमेंट भर दिया। सीमेंट भर के आप दूर से आप देखोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम थी, वो हील हो गया पूरी तरह, शेप भी सेम है। तो सीमेंट का भी इस्तेमाल उन्होंने तो किया। ये उन्होंने अपने मन से किया या कहीं से जानकारी नहीं, मिली? हमारे जितने गार्डनर्स हैं सर वो एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। अच्छा, ये एक्सपेरिमेंट था। ये एक्सपेरिमेंट था। तो देखिए सीमेंट से भी सीमेंट से गार्डन भी को गार्डनिंग होती है। बनाया जा सकता है, सुधारा जी, जा सकता सुधारा है। जा सकता है। लेकिन अडेनियम ये किसी पर्टिकुलर पौधे के लिए होता होगा। ये एडेनियम के लिए सर उन्होंने बताया मुझे और हम्म, एडेनियम के लिए ही चलेगा क्योंकि उसका जो कोडेक्स होता है नीचे वो बहुत चौड़ा चौड़ा होता है होता है। और उसमें जब रूट रॉटिंग होती है तो हमें बहुत सारा हिस्सा काट के हटाना पड़ता है। कई बार हम काट के हटा के भी इजीली प्लांट को बचा पाते हैं, लेकिन कई बार हमें गड्ढा करना पड़ता है क्योंकि बीच में भी रॉटिंग होती है तो बीच का हिस्सा हमें निकालना पड़ेगा। तो वहाँ पे स्पेस बन जाता है। अब खाली स्पेस में होता क्या है, दोबारा जब कभी बारिश होगी तो पानी भरेगा और फिर आप नहीं देख पाए तो फिर से वो रूट रॉटिंग होगी। तो जब उन्होंने 2-3 बार ये परेशानी देखी तो उन्होंने सीमेंट रखा। सीमेंट का रख जी। दिया। संदीप ये बताओ कि आपका एक और बड़ा अच्छा जी, प्रयोग है, जी। वो है कबाड़ से कमाल। कबाड़ से जुगाड़। जुगाड़। जी, जी, कबाड़ से जुगाड़ जुगाड़। क्या, कबाड़ से कमाल हो गया अब तो। कबाड़ से कमाल भी हो गया। बिल्कुल। कबाड़ से कमाल हो गया और कबाड़ से जुगाड़ मैं अक्सर अपनी वीडियोस के अंदर दिखाता हूँ और वो दिखाने का रीज़न एक ही है सर, बहुत सारे लोग बागवानी को महंगा शौक समझ के बैठे हैं। जैसे कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि बागवानी हमारी ऐसी मेंटालिटी है कि बहुत अमीर लोगों का शौक होगा, इसलिए हम उसकी तरफ ज़्यादातर नहीं जाते। लेकिन हमारे बहुत सारे मिडिल क्लास फैमिली के जो गार्डनर्स हैं वो कबाड़ से जुगाड़ करके बागवानी करते हैं जिसमें उनका खर्चा बहुत कम आता है। तो अक्सर जो हमारे घर की गृहिणियाँ होती हैं उनके किचन के अंदर बहुत सारे खाली डब्बे निकलते रहते हैं जो कि प्लास्टिक के होते हैं। उसमें ऑयल कैन भी होती है, फ़िनाइल की बोतल भी होती है, पेप्सी की बोतल आजकल हर घर में निकलती है, तो वो गृहिणियाँ उनको फेंकती नहीं हैं। हमारे जो गार्डनर्स हैं उसमें 80% महिलाएँ होती हैं, तो वो हमेशा अपने घर से ही कुछ ना कुछ शुरुआत करने की सोचती हैं। तो इस टाइप के खाली जो डब्बे निकलते हैं, उसको वो अपने एज़ गमलों के तौर पे इस्तेमाल करना अपनी छत पे शुरू कर देती हैं। बहुत सारी गृहिणियाँ क्रिएटिव भी बहुत होती हैं, तो उसको थोड़ा कलर कर दिया, उसमें कुछ डिज़ाइन कर दिया, किसी को रैबिट बना दिया, किसी को एलिफेंट बना दिया। वैसे गमले आप मार्केट में भी लेने जाओगे आपको नहीं मिलेंगे, इतने ज़्यादा वो सुंदर होते हैं। क्योंकि तो उनके साथ उनकी इमोशन है। हाँ, पौधे इमोशन के है। साथ-साथ गमला भी जी, हमारा है। उनकी क्रिएटिविटी भी है उसके अंदर और एक सैटिस्फैक्शन है कि मैंने पैसे ना खर्च करके इतना सुंदर गमला बनाया जो कहीं और मिलता नहीं है। और जब मैं उसे अपने चैनल पे दिखाता हूँ तो लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, एप्रिशिएट भी करते हैं। और इस तरह से सर हम सभी जानते हैं कि एक जो प्लास्टिक है, आज जो प्लास्टिक हमने यूज़ किया, हो अगले वो 5 साल तक वो गलने वाला नहीं है। उसको मिट्टी 500 बनने सालों तक हाँ, नहीं 5 लाख गलेगा। साल तक उसको मिट्टी बनने में 5 लाख साल लगने वाले हैं, है ना? तो और सेकंड लोग कहते हैं रिसाइकल हो जाएगा, 100% रिसाइकल कहीं भी नहीं नहीं हो रहा। होता। हम जानते हैं, हम कहीं भी घूमने भी जाते हैं, पर्यटन स्थल पे भी जा रहे हैं, अपने आस-पास भी हम देखते हैं,
प्लास्टिक का कचरा जगह जगह पे पड़ा हुआ है। सब तरफ। तो अल्टीमेटली अभी तो हम एयर पोल्यूशन से परेशान है, वाटर पोल्यूशन से परेशान है, लेकिन भविष्य है सॉइल पोल्यूशन का, जो कि बिल्कुल। बहुत तेजी से होने वाला है। फार्मिंग के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है, सब्जियां जो उग रही हैं अभी उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाले समय में होगी। तो कहीं ना कहीं अगर हर घर में इस तरह से बागवानी होने लगेगी तो वो उस कचरे को हम रोक पाएंगे। तो ये सर कबाड़ से जुगाड़ है जो कि गृहणियां हमारी कर अच्छा, रही ये हैं। बताओ संदीप कि जी गमले अलग अलग तरीके के आजकल आने लगे। जी जी सीमेंट के गमले हैं, पुराने हमारे पुरातन समय से चले आने वाले सौदी मिट्टी के गमले जी हैं, जी 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 फिर सिरेमिक्स के गमले हैं, जी प्लास्टिक के गमले जी हैं, और आजकल बैग्स आने लगे हैं। जी। कौन सा गमला सबसे अच्छा होता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है सर। क्या है कि आजकल मार्केट में ना वैराइटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। जब आप किसी नर्सरी में जाते हो शॉपिंग करने के लिए और आप एक नए बागवान हो, नए बिगिनर गार्डनर हो, तो सबसे पहले तो आप कन्फ्यूज़ हो जाते हो गमलों को देखकर, अरे! इतनी सारी वैराइटी आखिर मैं क्या लूँ? तो ऐसे में हमें वो गमला चूज़ करना चाहिए, ख़ास तौर पे जब हम शुरुआत करने वाले हैं, जिसको पौधे लगाने के बाद उसमें कोई खराबी ना आए, कोई दिक्कत ना आए हमारे पौधे को। तो ऐसे में मैं सजेस्ट करता हूँ मिट्टी के गमले। मिट्टी के गमले हमारे पुरातन गमले, सौंधी खुशबू आती है जैसे कि आपने बताया। अच्छा पका हुआ मिट्टी का गमला अगर हमें मिल जाता है, उसकी लाइफ़ 5 साल कम से कम होती है। तो उस गमले का प्राइस भी ज़्यादा नहीं होता, और जब आप उस गमले को खरीदते हो, कुम्हार को भी रोज़गार मिलता है, जिसकी आज बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कुम्हारों के लिए हमें काम करना चाहिए, उनको सपोर्ट बहुत ज़्यादा करना चाहिए, सिर्फ़ दिवाली पे नहीं, ऐसे भी हम सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी छतों पे 100-100 गमले लगे होते हैं, अगर हम मिट्टी के गमले ला-ला के लगा दें, वो रीज़नेबल भी होंगे और वो अच्छे भी होंगे। अब अच्छे कैसे हैं? मिट्टी के अंदर सर एक बहुत ही अच्छी, जैसे कि आपने अगर घड़े का पानी पिया है, बहुत ठंडा रहता है, क्योंकि उसके अंदर एरेशन बहुत अच्छा होता है। जब हम मिट्टी के गमले में पौधा लगाते हैं, तो पौधे को भी एरेशन चाहिए, हवा चाहिए बाहर की, तो एयर बहुत अच्छे से पास आउट होती है। सेकंड क्या होता है, गर्मी के समय में आपके जो प्लास्टिक के गमले अगर छत पे रखे हुए हैं वो गर्म बहुत जल्दी होते हैं। गर्म होने की वजह से उसकी जड़ें गर्म होगी, और आप जब दोपहर में पानी डाल दोगे तो और ज़्यादा खराबी होगी। ऐसे में जो मिट्टी का गमला होता है वो दोपहर में भी उसको प्रोटेक्ट करके रखता है, इतना ज़्यादा हीट नहीं तो होता। लोगों को यही समझ में नहीं आता जी, कि यार हमारा गमला तो बड़ा सुंदर है, जी, जी। पौधा भी अभी तक बहुत सुंदर था, हाँ, ये हाँ। खत्म क्यों से हो खत्म गया? कैसे हो गया? तो वो कुछ रीज़न होते हैं सर, जड़ से ही पौधा खराब होता है। और जब हम आके पानी देते हैं ना शाम के टाइम या मॉर्निंग के टाइम पे, गमला पूरी तरह ठंडा हो जाता है, मिट्टी पूरी तरह ठंडी हो गई है। अब दिन में अगर धूप ज़्यादा भी होती है ना, तो आपका पौधा झेल लेता है, उसको प्रॉब्लम होती नहीं है। इसीलिए सबसे अच्छा गमला तो मिट्टी का है। इसके बाद प्लास्टिक के गमले, आजकल लोगों को टेंशन है छत पे हमारे वज़न ना हो जाए, इसलिए लोग प्लास्टिक का गमला यूज़ करने लगे हैं, और कहीं न कहीं वो मिट्टी के गमले से थोड़ा-सा सस्ता आता है। लेकिन मैं जबलपुर को देख के बहुत हैरान हूँ, यहाँ पे हर घर के अंदर मिट्टी के गमले ज़रूर मुझे देखने के लिए मिले, सबसे ज़्यादा अभी तक। मैं 600 गार्डन कवर कर चुका हूँ, जबलपुर कंप्लीट करते-करते 650 गार्डन हो जाएँगे। सबसे ज़्यादा मिट्टी के गमले इस शहर ने ही इस्तेमाल किए हैं, और यहाँ पे मैं रोड बाय रोड देख रहा हूँ, जगह-जगह पे मिट्टी के गमले मिल रहे हैं बहुत ईज़िली। हाँ, बहुत तो आसानी से जी, मिलते हैं, बड़े अच्छे मिलते हैं, बड़े और अच्छे अब तो मिलते हैं। जबलपुर में मिट्टी के गमले जी। बड़े कलात्मक भी। कलात्मक भी मिलते हैं, वो मुझे देख के बहुत अच्छा लगा कि हर किसी ने इस्तेमाल किया है। और फिर रोटोपॉट, फाइबर पॉट, ग्रो बैग, सर बहुत सारे ऑप्शन है, सबकी लाइफ 4-5 साल होती है। अपनी-अपनी सुविधा के अनुसार सभी लोग लगा रहे हैं, लेकिन सबसे अच्छा तो मिट्टी का ही गमला संदीप है। जी, ये बताइए कि लोगों को सामान्य तौर पे क्या लगाना चाहिए अपने घर में? सर एक्चुअली क्या है कि बागवानी के अंदर ना सबकी अपनी-अपनी चॉइस होती है। तो जो आपको सबसे पहले पौधा आकर्षित करता है, आप उसको लगाओ। लेकिन अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है कि मुझे क्या लगाना है, तो मेरी राय में आपको ऐसा प्लांट लगाना चाहिए जो कि आप कहीं भी बाहर भी जाते हैं तो वो खराब ना हो। ऐसे में जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है वो है जेड का पौधा। जेड का पौधे के लिए भी बहुत सारी भ्रांतियाँ भी हैं, ऐसा लोग समझते हैं कि उसको घर में लगाने से धन भी आएगा। तो उसके आधार पे भी लोग लगाते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है कि आप लगा रहे हैं। वो बहुत ही हार्डी प्लांट है सर। वो सक्यूलेंट की वैरायटी है, तो वो पानी को होल्ड करके रखता है। बाई चांस आपको छुट्टियों पे भी जाना है, 4 दिन, 5 दिन, हफ्ता, 10 दिन तक भी, वो प्लांट खराब नहीं होने वाला। आप चले जाइए, पानी देने वाला भी पीछे से कोई नहीं है, तो वो प्लांट खराब नहीं होगा, क्योंकि उसने पानी को अपने अंदर होल्ड कर रखा है। तो ये एक ऐसा पौधा है जिससे आप शुरुआत कर सकते हैं। आयुर्वेद के हिसाब से भी लोग पौधे लगाते हैं, जी। कुछ ज्योतिष के हिसाब से हुँ, लगाते हैं, जी। कुछ गलतफ़हमी और भ्रांतियों के हिसाब से लगाते हैं। बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं सर। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि घर में पीपल और बरगद नहीं लगाना हाँ, चाहिए। कहते हैं। तो सर ये भी गलत है, आज के समय के हिसाब से गलत है। कुछ समय पहले तक ये ठीक था। जब देश की ज़्यादातर जनसँख्या गाँव में रहा करती थी, उस टाइम तक ठीक था कि हम अगर वो पौधे लगाएँगे, घर कच्चे हमारे हुआ करते थे, मिट्टी की ज़्यादा क्वांटिटी वहाँ हुआ करती थी। ऐसे में अगर हम पीपल, बरगद लगाते थे तो घर खराब हो सकता था, क्योंकि वो दरख्त बन जाते हैं, उनकी जड़ें दूर तक फैलती है, तो घर खराब हो सकते हैं। आज के समय में हमारे पास ज़मीनें नहीं हैं, हमें मजबूरी है कि हमें छत पे ही बागवानी करनी है। ऐसे में आपके मन में जो भी पौधा आता है, आप उसे लाके लगा सकते हो, इंक्लूडिंग बरगद और पीपल भी।
कोई क्योंकि अब तो प्रॉब्लम बड़े नहीं है। सुंदर सुंदर बहुत बोनासाई सुंदर, आते हैं, बोनसाई बहुत ही आते हैं, सुंदर बहुत सुंदर लगते हैं सर। बोनसाई होते हैं मिनिएचर ट्री है बरगद वो। के तो। जी, उसको लाके अगर आप गमले में लगाते हैं, तो आपके घर को कोई नुकसान नहीं होने वाला, आप उसे लगाएँ। बहुत सारे लोग बोनसाई को लेके भ्रांतियाँ मन में रहती हैं कि बोनसाई क्योंकि स्लो ग्रोथ के द्वारा। क्रूरता है, नहीं हाँ, बोनसाई के लिए हाँ, लोगों का कहना जी, है यही। कि ये एक पौधे के साथ क्रूरता है कि आप पौधा ग्रो कर रहा है, आप उसको उखाड़ते हैं, जी। उसकी जड़ें काट देते हैं हाँ, हाँ। और फिर लगा देते हैं, फिर थोड़ा ग्रो करता जी, है, फिर उसकी जड़ें जी। काट देते हैं। तो सर तो ये क्या ये मानते हैं ये आप? क्रूरता नहीं है। और ये भी आप बिल्कुल ये देख सकते हैं, जैसे कि आप साधारण पौधे घर के अंदर लगा रहे हैं और गमलों में लगा रहे हैं, तो वो भी एक तरह से क्रूरता हुई सर। क्योंकि आपने कोई भी पौधा जब गमले के अंदर लगा दिया ना, तो आपने उसकी ग्रोथ को स्लो कर दिया है। तो इसी तरह से बोनसाई क्या है, बस उसमें आर्ट ऐड हो जाती है, वो भी गमले के अंदर ही है, लेकिन आर्ट ऐड हो गई। उसको कुछ रूल्स को हमें फॉलो करना होता है। बोनसाई बनाना एक कला होती है, जिस कला को फॉलो करते हैं, उनके रूल्स को फॉलो करते हैं, और हमने अपने पौधे को हम स्टाइल करते हैं। जनरली जो हमारे पास सारे गमले में पौधे रखे होते हैं, हम उसको स्टाइल नहीं करते, उसमें हमारी कोई कला ऐड नहीं होती, कटाई छटाई होती है। इसमें कटाई छटाई के साथ साथ कला भी ऐड हो जाती है, तो सबसे ये अच्छी बोनसाई क्रूरता किसकी नहीं है। बनती है? सबसे अच्छी बोनसाई, जैसे कि आपने बरगद पीपल का नाम लिया, उनकी बनती है, क्योंकि उसमें एरियल रूट्स भी बहुत अच्छी आती हैं। कम समय में तैयार भी आप कर सकते हैं। हालांकि कोई बोनसाई 4-5 साल से पहले तैयार नहीं होता, लेकिन पीपल बरगद का जो मैंने देखा है, सुंदर बहुत लगता है। जो बाहर दरख्त हम देखते हैं ना, वो हम आसानी से गमलों में तैयार कर सकते हैं। मैंने तो अपने एक मित्र के यहाँ बरगद की बोनसाई इसलिए मुझे याद है कि वो तो करीब 20-22 साल पुरानी थी और उसके तो जी। जड़ें ऊपर से भी निकल हाँ, तो रही वो थी। एरियल रूट्स होते हैं सर, जो कि ऊपर से नीचे जब आते हैं, तो हमें सेम वही प्लांट वही दिखाई वही देता है। बाहर ट्रीज़ होते हैं ना बड़े-बड़े, सेम उसी की प्रतिमा उसमें नज़र आती है। वो मिनिएचर ट्री है, जो कि देखने में बहुत सुंदर लगते हैं। और बोनसाई आजकल हम लगभग हर गार्डन में देखने लगे हैं, क्योंकि लोग वीडियोज़ के ज़रिए सीखने लगे हैं, वो तैयार करने लगे हैं। अच्छा, कुछ वैसे पौधे हैं जिनको एक पौधा होता है जिसको गुड़ चटा कहते हैं, पत्थर चटा। पत्थर चटा जी, कहते जी, हैं। जी। एक गुड़ चटा जो शुगर के लिए काम आता है। जी, पत्थर चटा वो होता है जो किडनी के किडनी के स्टोन लिए, स्टोन के लिए निकालने काम आता काम है। आता है। जी, जी। तो है क्या वाक़ई इसमें है? नहीं, ये बिल्कुल सर रियलिटी है। बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छे होते हैं। इनफैक्ट ज़्यादातर जो प्लांट हम देखते हैं, वो मेडिसिनल प्लांट्स ही होते हैं। कुछ-कुछ प्लांट्स ही हैं जो मेडिसिनल नहीं हैं। तो ज़्यादातर के फ़ायदे हैं। आपने पत्थर चट्टा और गुड़ चट्टा का नाम लिया। गुड़ चट्टा तो वैसे मैं नहीं जानता, पत्थर चट्टा मैं जानता हूँ। पत्थर चट्टा जब हम यूज़ करते हैं, उसकी चटनी वगैरह बना के भी आप ले सकते हैं, रेगुलर पत्तियाँ भी कंज़्यूम कर सकते हैं। कोई उसका नुकसान नहीं है। अगर आपको पथरी है, तो उससे पथरी निकल जाती है। अभी तक मैं प्रत्यक्ष रूप से गार्डनर से मिलके उसको चेक भी कर चुका हूँ। देहरादून का मैंने एक गार्डन कवर किया था, जहाँ पे उन्होंने बताया कि उन्होंने अपनी मम्मी को, जो कि बुज़ुर्ग हो चुकी थी काफ़ी, उनको ऑपरेशन बोल दिया था डॉक्टर ने कराने के लिए। तो ऐसे में उनकी मम्मी घबरा गई कि मैं ऑपरेशन नहीं कराऊँगी, और मेरी उम्र भी बहुत ज़्यादा है, तो मुझे तो कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए अगर मैं ऑपरेशन कराने जाऊँ। लेकिन उनके जो बेटे हैं, वो नहीं माने कि मुझे माँ का इलाज तो करना ही है। तो उन्होंने कहीं से पत्थर चट्टा के बारे में सुना, उन्होंने लाके, पौधा था वहाँ पे, ज़मीनें होती हैं लोगों के पास, तो ज़मीन में ही लगा दिया। उसकी ग्रोथ अच्छी हो रही थी, पत्तियाँ खूब होती थी। डेली उनको पत्ती देनी शुरू की, और उन्होंने बताया लगभग 1 महीने के अंदर उनकी पथरी निकल गई, और पथरी का साइज़ भी बड़ा था। मैं ये भी देख के चौंक गया। जनरली छोटी पथरी तो निकल जाती है, लेकिन उनकी बड़ी पथरी भी निकल गई। और उन्होंने बताया कि मेरी माँ भी हैरान, और डॉक्टर के पास दोबारा लेकर गया टेस्ट करके, वो भी डॉक्टर भी है। हैरान। वैसे तो भी तुलसी और जो अजवाइन है जी, वो तो बड़े बहुत अच्छी हर है, घर में बहुत अच्छी होते है। हैं और उसकी बड़ी उसका सर वैल्यू रीज़न भी भी है। है। पुराने समय से हमारे घरों में तुलसी हो गई, अजवाइन हो गई, और घर के जो हमारे मसाले होते हैं ना, वो होम रेमेडी का काम किया करते थे, और वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी थे, और इसीलिए आज तक हम उनसे अपना इलाज कर पा रहे हैं। ये बताइए कि शुगर के लिए भी आजकल तो बड़ी मेडिसिन्स हैं, लेकिन कहते हैं कि घर के पौधे भी शुगर में काम जी, आते हैं। बिल्कुल काम आते हैं सर। और मैं क्योंकि भारत भ्रमण करता हूँ, अलग-अलग लोगों से मिलता हूँ, जो लोग इसे कंज़्यूम कर रहे हैं, उनसे सीधा-सीधा मेरा प्रश्न यही रहता है कि आपको फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ? और आजकल क्या है कि सर, 10 में से 2 लोग शुगर पेशेंट निकल रहे हैं, बिल्कुल है। और सबसे ज़्यादा संख्या भारत में ही मिल रही है अब इसकी। वो हमारा लाइफ़स्टाइल भी, हम लाइफ़स्टाइल खराब हो चुका है, जॉब वगैरह हमारी, और रोज़मर्रा के जो काम है, अपने लिए समय नहीं निकालते, और एक्सरसाइज़ वगैरह नहीं करते, इसलिए ज़्यादातर ये प्रॉब्लम हो रही है। खान-पान का भी बहुत बड़ा इसमें योगदान है, वो भी खराब हो गया है। तो शुगर से बचने के लिए हमें क्या करना है, इंसुलिन का एक पौधा आपको मिल जाएगा नर्सरी में, और गुड़मार का पौधा मिल जाएगा। वो जो सुबह। गुड़माल जो आप बता रहे हैं जी। वही वो गुड़ चटा कहा जाता है हाँ, इस हाँ। एरिया में। अच्छा, गुड़ चट्टा यहाँ कहते गुड़माल हैं। जी। हाँ, तो गुड़ मार यानी कि गुड़ को गुड़मार, मारने गुड़ को वाला, मारने वाला। गुड़मार। और वो जो दूसरा इंसुलिन। जी। इंसुलिन का पौधा भी होता है इंसुलिन क्या? का पौधा होता है, उसकी पत्तियाँ बहुत खट्टी होती है। गुड़मार का जो पौधा होता है, उसकी पत्तियाँ बहुत कड़वी होती है। कड़वी होती तो है जी। गुड़मार का पौधे की अगर पत्ती आप खाएँगे, दोनों को ही सुबह खाली पेट खाना है। गुड़मार के पौधे की जब पत्ती आप खाते हैं, 1 घंटे के लिए आपकी ज़ुबान से टेस्ट आपका चला जाएगा, और उसके बाद ही जब कुछ खाएँगे तो आपको टेस्ट आने वाला है। इंसुलिन की पत्ती कोई भी कंज़्यूम कर सकता है, खट्टी-खट्टी लगती है, अच्छी लगती है। कितनी पत्तियां 1 लेनी खा लो, होंगी? 2 खा लो, आपकी मर्ज़ी, नुकसान नहीं बस करती। 1 या 2 हाँ, पत्तियां नुकसान नहीं सुबह। करती हैं। हाँ। तो सुबह यदि आप
जी, शुगर पेशेंट हैं, यदि आप डायबिटिक जी, हैं, जी। तो गुड़मार और गुड़मार और इंसुलिन की पत्तियाँ खा इंसुलिन। सकते हैं और बहुत सारे हमारे गार्डनर्स ये भी कहते हैं कि अमरूद की पत्ती से भी बहुत फ़ायदा होता है, अमरूद की पत्ती भी आप खा सकते हो। लेकिन साथ-साथ ये भी ऐड करना चाहूँगा, अगर आपकी शुगर बहुत ज़्यादा है, आप इसे खा तो सकते हो, लेकिन आपको अपनी दवाई बंद नहीं करनी है। मेडिसिन बंद ना करें। मेडिसिन बंद नहीं करनी है, लेकिन हाँ, आपको धीरे-धीरे आराम होने लगता है, अपनी शुगर आप रेगुलर चेक कर सकते हैं और डॉक्टर की सलाह पे आप बंद कर सकते हैं। ऐसे भी बहुत सारे गार्डनर्स हैं जिनकी शुगर कम रहा करती थी, उन्होंने इन सबको कंज़्यूम करना अच्छा शुरू किया संदीप, और ये उनकी दवाई बताओ बंद हो गई। कि अगर कोई चबा के ना खाए, जी, सीधे उसको सर निगल ले। चबाना तो ज़रूरी है। नहीं, मैं इसलिए आपसे पूछ रहा था कि भाई उसने जी, चबाया, कड़वी है, जी, जी, थोड़े दिन में नहीं खाता है या जी। उसका टेस्ट चला गया, हाँ, हाँ। तो उसने नहीं खाया। जी। अगर वो सीधे उसको पानी के साथ निगल ले, जी। तो क्या उसका इफ़ेक्ट अब नहीं होता मेरी है? राय में तो सर कोई भी चीज़ हमें चबा के खानी चाहिए, उसका ज़्यादा शरीर पे इफ़ेक्ट पड़ता है। हुँ। निगल भी लेते हैं तो पेट तो सर सब कुछ पचा देता है, लेकिन आपको अगर चाहते हैं कि आपके शरीर पे फ़ायदा हो, चबा के पानी पी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और इंसुलिन की पत्ती लो ना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, खट्टी पत्तियाँ होती हैं, अच्छा लगता है खा के। ये बताइए कि यदि कोई अपने किसी के पास, जिनके पास बड़े बजट हैं, वो तो कुछ भी लगा हुँ, सकते हैं। हुँ, हुँ। लो बजट में गार्डनिंग कैसे की जा लो सकती बजट में जैसे कि हम अभी चर्चा भी कर रहे थे, आप अपने घर के जितने भी पुराने खाली डब्बे हैं, कुछ भी हैं उसको निकालें। बहुत सारे लोग सब्जियाँ उगाना चाहते हैं, आजकल कूलर खराब हो जाते हैं, उसकी टंकियाँ हैं, जो कि सबसे ज़्यादा मैंने यहाँ पे जबलपुर के अंदर देखी। हर गार्डन में मुझे पुराने कूलर की टंकी ज़रूर मिली है और सब में लोग सब्जियाँ लगा रहे हैं। उसमें बीज डाल देते हैं, खाद डाल देते हैं, मिट्टी डाल देते हैं और 3 से 4 महीने में आप सब्ज़ी निकाल के खा सकते हो। पुराने कंटेनर को घर से इस्तेमाल करो। दूसरा तरीका बागवानी सस्ता करने का क्या है, हमें सबसे जो महँगा मिलता है, वो गमलों के बाद पौधे क महँगे मिलते हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कटिंग लाने की कोशिश करो। कटिंग कहाँ से ले सकते हैं? पेट्रोल पंप वगैरह पे बहुत अच्छे-अच्छे पौधे होते हैं, वहाँ पे परमिशन लेके आप कटिंग लोगे, कोई मना नहीं करेगा। ख़ास तौर पे कटिंग कब लगती है? एक अपना सितंबर का सीज़न होता है और एक अपना फरवरी-मार्च का सीज़न होता है, उस टाइम पे कटिंग लगती है। तो वहाँ पे उस टाइम पे कटाई-छटाई चल रही होती है, आप जाके है? हाँ, कटिंग तो ला ऐसे ही सकते मिल हो, जाएगी आपको आपको। कोई मना नहीं करने वाला। दूसरा क्या रहता है, नर्सरी में आप संडे या सैटरडे जाएँ, बहुत सारे गार्डनर आते हैं, उनसे मिलें, उनसे दोस्ती करें, तो आप आपस में प्लांट भी एक्सचेंज कर सकते हैं, कटिंग भी एक्सचेंज कर सकते हैं। तो सस्ती बागवानी हो जाती है सर। दोस्ती का एक ये भी साधन है जी। कि आप 2 पौधे हमें दीजिए, 2 जी, पौधे आप और हमसे ले जबलपुर में लीजिए। सबसे ज़्यादा ये हो रहा है। आपस में लोग गार्डनर एक्सचेंज करते हैं। आपस में लोग जी, पौधे एक्सचेंज करते हैं। जी, और आजकल तो मैं अपनी बात भी आपको बताता हूँ जी। कि हम कहीं भी बुके लेके नहीं जाते। हुँ, हुँ। बुके वेस्टेज ऑफ मनी है। जी, आप 500 हज़ार रुपए का बुके ले जाते हैं। इससे बेहतर एक पॉट लेके जाते हैं। बिल्कुल। उसमें एक बड़ा सुंदर सा पौधा होता बहुत है। ही अच्छी बात आपने कही। उसके साथ आपकी गिफ्ट भी है, हमेशा रखी रहने जी, वाली, जी, क्योंकि जी। जो आपने बुके दिया वो तो 10 मिनट बाद खत्म हो जाता, आपने बिल्कुल। हाथ में लिया और छोड़ मैं दिया। बस यही ऐड करना चाहता था जो आपने बोला कि आपने जो बुके दिया उसके फूल मुरझा जाने वाले हैं, लेकिन आपने जो प्लांट दिया, सामने हमेशा वाले ने अगर चलेगा। उसको बचाया, वो हमेशा चलने वाला है। कोई नहीं, प्रॉब्लम नहीं है। बचाते ही हैं, क्योंकि जी, पॉट भी बड़ा सुंदर होता है, जी। प्लांट भी सुंदर होता प्लांट भी है। सुंदर और होता मुझे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला आज तक कि उसके घर में कोई पॉट में प्लांट आया हो और उसने है। उसको फेंक दिया हो नहीं, नहीं, या खराब कर दिया फेंकता हो। कोई भी नहीं है, बस वही होता है ना कि किसी-किसी को नॉलेज कम होती है प्लांट्स की, तो उनसे खराब होते हैं, वैसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर जगह चलते हाँ, हैं। जी, तो मेरी तो आपको भी एक सलाह है जी। मित्रों, कि आप अगर गिफ्ट देना चाहते हैं तो क्यों ना लाइव गिफ्ट दीजिए। बिल्कुल, लाइव गिफ्ट देनी एक चाहिए। पौधा किसी को दीजिए, हो सकता है कि आपके एक पौधे से उसके घर में शौक बढ़ जाए, बहुत सारे पौधे इकट्ठे हो बिल्कुल जाएं। ठीक कह रहे हैं आप। और बताइए, ये बताइए कि घर के अंदर प्लांट लगाए जाते हैं और कुछ आउटडोर प्लांट होते हैं, कुछ इंडोर जी, प्लांट जी। होते हैं। इंडोर प्लांट में बहुत कौन सा अच्छा प्लांट होता है? इंडोर प्लांट में तो सर आजकल नर्सरीज़ में लगभग 50 से 100 वैराइटीज़ हर शहर में अवेलेबल है। मैं तो नर्सरी भी घूमता हूँ जब आता हूँ, तो बहुत सारे प्लांट हैं। अच्छे प्लांट की अगर हम बात करें जिसको लगाना थोड़ा आसान हो, जिसे ग्रो करना आसान हो, जिसके लिए हमें ज़्यादा समस्याएँ ना आएँ, तो स्नेक प्लांट सबसे बेहतर मैं मानता हूँ। स्नेक प्लांट। स्नेक प्लांट। स्नेक प्लांट बहुत सुंदर होते हैं, ये तो आपको आप डरा रहे हैं लोगों को। उसका नाम ही स्नेक प्लांट है सर। एक्चुअली वो सेंसिविरिया की वैरायटी है, सेंसिविरिया एक फैमिली है प्लांट्स की, उसके अंदर वो काउंट होता है। तो स्नेक प्लांट में भी बहुत सारे आपको वेरिएशन मिलेंगे, आपको मिनिएचर वैरायटी मिल जाएगी, अगर आपको टेबल टॉप पे रखना है, जैसे कि अभी आपने एक प्लांट यहाँ पे रखा है। तो इस तरह से आप टेबल टॉप के लिए छोटे प्लांट, मिनिएचर प्लांट ले सकते हैं और आपको वॉल वगैरह के साथ कहीं रखना है, तो आपको बड़ी हाइट के प्लांट भी मिल जाते हैं। लेकिन इंडोर बागवानी की अगर हम बात करें, आपको हमेशा ये ध्यान रखना है, इन प्लांट की जो नीड होती है, इनडायरेक्ट सनलाइट की होती है। ये डायरेक्ट सनलाइट में नहीं होने चाहिए। पानी आपको बहुत सँभाल के देना है, पानी जब मिट्टी सूखने लगे तभी आपको डालना है और ऐसी प्लेसमेंट पे रखना है जहाँ पे दरवाज़ा या खिड़की खुली रहती हो, ताकि बाहर की फ्रेश एयर इन्हें मिलती रहे। तभी ये प्लांट आपके घर में अच्छे से चलने वाले हैं और इंडोर प्लांट आप इसे कहने वाले हैं, नहीं तो ये खराब हो जाएँगे।
तो इंडोर प्लांट में थोड़ी-सी मेंटेनेंस कम होती है। जी, मेंटेनेंस कम होती है। मेंटेनेंस तो सर आउटडोर की भी कम है अगर आप बागवानी सीख लेंगे। लेकिन शुरुआत करने के लिए अगर आप इंडोर प्लांट से शुरुआत करना चाहते हैं, तो इसमें कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम होती नहीं। कटाई-छँटाई भी बहुत कम ही होती है इसके अंदर, तो इसलिए बहुत अच्छा प्लांट माना जाता है। अब संदीप ये बताइए कि आप हमारे दर्शकों को क्या हुँ। सलाह देना चाहते हैं? सलाह मैं सर यही देना चाहता हूँ कि इतना जब मैं ट्रैवल करता हूँ, भारत के कोने-कोने में जाता हूँ, लगभग 650 गार्डन कवर करने के बाद मैं ये देख पाया हूँ कि अभी भी भारत की हज़ारों, लाखों छतें खाली हैं, बालकनी खाली हैं। उन बालकनी को खाली रख के आप एक तो पर्यावरण से बहुत ज़्यादा अपने आप को दूर पाते हैं। अगर आप कहीं न कहीं 2-4 पौधों से भी शुरुआत करेंगे, तो आने वाले समय में आपकी बालकनी, आपकी छत हरी-भरी बन सकती है और इसके लिए हमने लंबी चर्चा की है कि किस तरह से आप इसको आसान बना सकते हैं। और अपनी बागवानी को सरल बना सकते हैं और एक दूसरे को भी बागवानी सिखा के आप अपने मोहल्ले को, अपनी गली को हरा-भरा बना सकते हैं, जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत संदीप है। ये बताइए कि सामान्य तौर पे लोग क्या बड़ी गलती कर देते हैं अपने बागवानी करने में? सबसे बड़ी गलती सर पानी की होती है। हम गार्डनर अपने पौधों से इतना ज़्यादा प्यार करते हैं कि हमारे पास पौधा और गमला लाने के बाद कोई और काम तो होता नहीं है, सिर्फ़ पानी देने का काम होता है। तो हम सोचते हैं पानी डालो और पानी डालो। तो सुबह भी पानी दे दिया, शाम को भी पानी दे दिया और जब जिसको बागवानी अभी शुरुआती तौर पे ज़्यादा ज्ञान नहीं है, वो दोपहर को भी पानी दे देता है। तो पौधे आपके कम पानी से कभी ख़राब नहीं होंगे, ज़्यादा पानी से ज़रूर ख़राब होंगे। समझा ज़्यादा था। पानी से नुकसान क्या होगा, आपके पानी में जब पौधे में जब पानी ज़्यादा इकट्ठा होने लगेगा, तो नीचे रूट रॉटिंग शुरू हो जाती है, पौधे की जड़ें खराब हो जाती है और कब पौधा मुरझा जाएगा, उसकी पत्तियाँ पीली पड़ जाएगी, आपको भी पता नहीं चलेगा, सड़ जाएगी सड़ पौधा। जाएगी। तो वो उससे पानी से सबसे ज़्यादा नुकसान है। फिर बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, खाद भी ज़्यादा डाल देते हैं, ज़्यादा भूख नहीं है पौधे की, तो आप चाहे पानी ज़्यादा खिलाएँ या भोजन ज़्यादा खिलाएँ, वो दोनों ही नुकसानदेह लोग तो यार तरह-तरह के हैं। आजकल केमिकल्स लेके आते जी, हैं, जी, जी। खाद लेके आते हैं और जी, वो ज़बरदस्ती डालते हैं। जी, कुछ लोग गोबर की खाद। अच्छा ये बताओ, जो नेचुरल गोबर की खाद जी। है ना? ऑर्गेनिक खाद है, हुँ। ये डाली जानी चाहिए क्या? सबसे अच्छी सर जो खाद मानी जाती है वो गोबर की काली खाद ही मानी जाती है, पुराने गोबर की खाद। आपने बहुत सारा गोबर कहीं पे डाल के छोड़ रखा है, सपोज़ आपके पास अच्छी जगह है, तो उसमें आप 2 या 3 साल के बाद नीचे से जो काली खाद निकालने वाला है सबसे बेस्ट होती है और 6 महीने 7 महीने के बाद भी आप निकाल सकते हैं। सबसे बेस्ट वही खाद होती है और मार्केट में जो खाद आती है उसको बहुत जल्दी तैयार किया जाता है केंचुए वगैरह की मदद से। वो भी ठीक होती है लेकिन उतनी ज़्यादा मैं अच्छी नहीं मानता उसको और केमिकल से तो हमें दूर रहना चाहिए। अगर हम अपनी छत पे अपने आस-पास कोई पौधे लगा रहे हैं और अगर उसमें भी आप केमिकल डालोगे तो आपको नकारात्मक प्रभाव ही मिलने वाला है और वो मिट्टी कहीं न कहीं धीरे-धीरे खराब हो जाती है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आपसे बहुत सारे ज्ञान की जी, बातें हमारे दर्शकों को मिली हैं धन्यवाद सर। और बहुत सारे लोग जो गार्डनिंग अभी नहीं कर रहे थे, जी। मुझे ऐसा लगता है कि वो आपकी बात सुन के जी, प्रेरित होंगे गार्डनिंग प्रेरित करेंगे। होंगे। कुछ कुछ रैपिड फायर पे बात की जाए, मतलब ऐसी चीज़ें जो छोटी बात बड़े लोगों तक पहुँच जाती है। बिल्कुल, ये बताइए कि फूल उगाना आसान है या सब्ज़ी? फूल, कौन-सा फूल? गुड़हल, अच्छा, आउटडोर प्लांट ज़्यादा बेहतर है या इंडोर? आउटडोर प्लांट इसलिए बेहतर हैं क्योंकि हम सभी के घर पे कहीं न कहीं सनलाइट ज़रूर आती है, तो हमें उन प्लांट को सनलाइट में रखना चाहिए और रख के भूल जाना चाहिए, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी चाहिए, उसमें कोई ख़ास केयर अब होती नहीं है। आप महीने में 1 बार हल्की सी गुड़ाई करके खाद डालें और रेगुलर वाटरिंग करें और जब मिट्टी सूखे तभी पानी डालें, वो पौधा कभी ख़राब नहीं होगा। मनी प्लांट मनी लाता है क्या? मनी प्लांट मनी नहीं लाता मेरे अकॉर्डिंग। मनी प्लांट भी सभी पौधों की तरह नॉर्मल एक प्लांट है और अच्छी बात है कि लोग ये सोचकर उसको लगाते हैं और हर घर में हमें देखने को मिलता है, लेकिन उससे मनी नहीं आता। क्या तुलसी घर में लगाने के बाद उसके पत्ते तोड़ने चाहिए? बिल्कुल तोड़ने चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मेडिसिनल प्लांट है, आप उसे तोड़ सकते हैं, उसकी पत्तियों को कंज़्यूम कर सकते हैं, आपके शरीर के लिए बहुत अच्छा है और घर में सकारात्मक उससे ऊर्जा बनी रहती है। सबसे सुंदर गार्डन आपने किस राज्य में देखा? मैंने सबसे सुंदर गार्डन मथुरा में देखा मिस्टर ए के गिरी जी का। सबसे ज़्यादा गार्डन किस राज्य में है? सबसे ज़्यादा गार्डन मुझे राजस्थान में देखने के लिए मिले जहाँ पे मैं सबसे ज़्यादा गया। कोई ऐसा पौधा बताइए जो एक घर में होना चाहिए? हर घर के अंदर जेड का पौधा ज़रूर होना चाहिए क्योंकि उसको लगाना, उसको ग्रो करना बहुत आसान है और खुली धूप में बहुत अच्छा चलता है। संदीप ये बताइए कि आजकल बड़े-बड़े ज्ञानी टीवी पर आते हैं, रील्स लेके आते हैं। वो ये कहते हैं कि यदि आपने छत पे अपना गार्डन बना लिया, जी। तो घर में कलह होती है, बहू परेशान होती है, बेटियाँ परेशान होती हैं। सर मैं भी देख के बहुत दुखी होता हूँ ऐसी वीडियोस क्योंकि एक मैं छोटी-सी अगर आपको बात बताऊँ, जो भी हम सोशल मीडिया पे वीडियोस बनाते हैं, उसका जो कन्वर्जन रेट होता है ना, वो 2% होता है। चाहे आप कोई प्रोडक्ट का प्रमोशन कर रहे हों, चाहे ऐसी कोई वीडियो हम बना रहे होते हैं। उससे कन्वर्ट होने वाले व्यक्ति जो होते हैं, वो 2% ही होते हैं,
ज़्यादातर। अब ये सोचिए उस टाइप की वीडियोज़ पे अगर मिलियन में व्यूज़ जाते हैं और 2% लोग उनकी बातों से कन्वर्ट हो जाते हैं, तो बहुत हो जाता है। भारत की कितनी सारी छतें खाली हो जाएँगी, बिल्कुल। है ना? तो मैं अभी तक भारत के लगभग 600 गार्डन तो कवर कर ही चुका हूँ, अभी 650 पूरे होने वाले हैं। मैंने आज तक किसी भी घर में कोई भी बहू, बेटी, बच्ची परेशान नहीं देखी है। तो मैं इसका पूरी तरह खंडन करता हूँ। वास्तु विशेषज्ञ इसकी चर्चा करते हैं, उनका भी कोई आधार ज़रूर होगा इस पे चर्चा करने का, बहुत सारे ग्रहों की वो बातें करते होंगे, लेकिन हमें आज की ज़रूरत भी समझनी चाहिए। आज की ज़रूरत है ग्रीनरी। तो अच्छा, आपके हिसाब से ये बताइए, वास्तुशास्त्री सबसे ज़्यादा किस पौधे को कहाँ लगाने के लिए बोल देते हैं? वास्तुशास्त्री ज़्यादातर मैं देखता हूँ बेलपत्र वगैरह की बात करते हैं, दिशा के हिसाब से पौधे लगाने की बात करते हैं और हमारे गार्डनर उसका हमेशा खंडन करते हैं। हमारे गार्डनर कहते हैं कि हम तो सब कुछ लगाएँगे, वो कांटेदार पौधों के लिए मना करते हाँ, हैं, जैसे हम कहते हैं कि लगाते हैं। कांटेदार पौधे जो होते हैं वो हाँ, नकारात्मक ऊर्जा, हाँ, कैक्टस नहीं लगाना कहते चाहिए हैं। क्योंकि वो नकारात्मक ऊर्जा हाँ, लेके उससे आते हैं। कोई नकारात्मक ऊर्जा नहीं आती, उसके आप फूल देखेंगे तो आप उसके दीवाने हो जाएँगे, क्योंकि वैसे फूल किसी और पौधे पे आते ही नहीं हैं। बहुत सारे कैक्टस हैं जो खुशबू देते हैं, बहुत सारे कैक्टस हैं जिससे आपको दुर्गंध भी आती है। ये आपने अभी तक शायद नहीं सुना होगा हाँ, कहीं हाँ, भी। हाँ, तो बहुत मैं भी सारे। इसको देख के और सुन के बहुत ज़्यादा हैरान था। वास्तुशास्त्री विशेषज्ञ ये भी कहते हैं कि अगर आपकी तुलसी सूखने लगी है, तो नकारात्मक प्रभाव पड़ने वाला है, घर पे कुछ विपदा आने वाली है, ऐसा भी कुछ नहीं है। भाई तुलसी अगर सूखने लगी है तो आपकी गलती से सूख रही है, आपकी गलतियाँ क्या है? तुलसी जी आपने अपने घर में लगाई हुई हैं, आपके घर में हर कोई उठते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, तुलसी जी के पास जल देते हैं। एक के बाद एक आप आके जल दे रहे हो लोटे से, तो पानी तो उनको थोड़ा ही चाहिए था, आपने सबने मिलके खूब सारा दे दिया। गर्मी में किसी तरह बच जाती है, मौसम गर्म होता है, मिट्टी जल्दी सूख जाती है। बरसात में भी आप पानी दे रहे हो, पानी तो ऑलरेडी उनको मिल रहा है डेली। सर्दी में आप पानी दे रहे हो, रोज़ पाला भी पड़ रहा है, सर्दी भी पड़ रही है, तो ऐसे में तुलसी जी चली जाती हैं। तो उनके जाने का रीज़न हम लोग हैं, हम गलतियाँ कर रहे हैं ना। अगर हम पानी पे कंट्रोल कर दें और उनकी केयर करें तो कहीं नहीं जाने वाली। बहुत सारे गार्डनर्स हैं जिनके पास तुलसी का जंगल है। बहुत सारे वो भी हमारे मित्र हैं जिनके पास कैक्टस ने के हाँ, सैकड़ों सर वैरायटीज़ हैं। ऐसे बहुत सारे गार्डनर्स, क्योंकि मैं दिल्ली से हूँ, तो दिल्ली में एक्सोटिक प्लांट लवर बहुत सारे हैं। तो उनकी मैंने ऐसी-ऐसी छतें कवर की हैं जहाँ पे 5-5 हज़ार कैक्टस हैं और अगर मैं वैरायटी की बात करूँ तो 300-400 वैरायटी के उनके पास कैक्टस हैं और अगर मैं कॉस्टिंग की बात करूँ, हज़ारों-हज़ारों रुपए के उनके पास कैक्टस हैं। कैक्टस के लोग दीवाने हैं सर। पूरी छत पे सिर्फ़ कैक्टस है, कोई और पौधा होता ही नहीं हाँ, मैंने भी देखा है है। कहीं। और अक्सर इम्पोर्ट करके भी वो लोग अच्छा, लगाते हैं। ये बताओ, अब इम्पोर्ट की बात चली तो जी। आजकल चाइना भी आपके देश में बहुत सारे पौधे भेज रहा है। चाइना हमारे देश में ना केवल पौधे भेज रहा है, उसके बहुत सारे प्रोडक्ट हमारे आस-पास भी रखे हुए नज़र आ रहे होंगे। तो चाइना ने तो पूरी मार्केट को कवर कर रखा है। गलती हमारी भी है, हम लोग अपने पास प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं। और बात अगर हम पौधों की करते हैं, तो इंडिया में बहुत अच्छा पौधों का प्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन चाइना के कुछ क्रिएटिव पौधे जो हैं, वो हम लोगों को ज़्यादा पसंद है। जैसे कि हम बात बोनसाई की कर रहे थे, बॉन्साई तो है, आज बैम्बू जी, ट्री वाले बैम्बू जो। ट्री हो गए, जिनसिंग फाइकस हो गया, ये हाँ। सारी चीज़ें हैं जो बाहर से आती हैं। एक्चुअली में इनकी लाइफ बहुत ज़्यादा नहीं होती मेरे अकॉर्डिंग, जितना मैंने देखा है। अगर आप जिनसिंग लेकर आते हैं तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने लगभग 20 पौधे जिनसिंग के लगाए थे, उसमें दीमक लग गए थे। मेरी छत पे कोई दीमक वगैरह है नहीं। अब वो कैसे लग गए थे? उसकी सॉइल के अंदर आए होंगे दीमक, बिल्कुल। है ना? वो और जो वो पौधे आ रहे हैं हाँ, उनके वो साथ आपके पास दीमक भी आ रहे एक हैं। दीमक भी आ रही जी, है। तो हो सकता है नर्सरी के अंदर जहाँ से लाए हों वहाँ पे लग हाँ, गए हों, हाँ, लेकिन हाँ। वो पौधे खराब जल्दी होते हैं। मैंने नर्सरीज़ में भी उनको जल्दी खराब होते हुए देखा है। तो जिनसिंग फाइकस नहीं लगाना चाहिए। बाहर से जो बड़े-बड़े बोनसाई आते हैं, आप क्रिएटिव तौर पे लगा सकते हैं। आजकल लैंडस्केपिंग लोग कर रहे हैं, बड़े-बड़े फार्म हाउस बनते हैं, वो सुंदर लगते हैं, आप लगाइए, बिल्कुल लगाइए, मैं उसके लिए मना नहीं करूँगा। लेकिन इंडिया में भी बहुत सारे लोग बोनसाई तैयार कर रहे हैं, आप उन्हें भी देखिए, क्योंकि इंडिया के लोग जो बोनसाई तैयार करेंगे, वो इंडिया के आस-पास के ही मतलब अपने क्षेत्र के ही पौधे होंगे। उनकी लाइफ़ ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा हार्डी होते हैं, इस वातावरण के लिए बहुत सूटेबल होते हैं। हम किसी और के वातावरण से पौधा लाके अपने पास लगा रहे हैं, उसकी लाइफ जो है, उसको यहाँ पे सेटल होने में, स्टेबल होने में टाइम लगता है, तो उसकी लाइफ उतनी ज़्यादा नहीं होती जितनी यहाँ के पौधों की होती है। मित्रों, हमारे देश के प्रधानमंत्री की भी ये सलाह है कि एक पौधा अवश्य लगाएं, और ये मौसम तो पौधा लगाने का मौसम है। और ना सिर्फ पौधा लगाएं, उसे बढ़ाएं, उसे बचाएं, क्योंकि धीरे धीरे जो वायु परिवर्तन हो रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, उसमें आपके लगाए हुए पौधे आपकी आने वाली पीढ़ियों की रक्षा करेंगे। आपको हमारा ये पॉडकास्ट कैसा लगा, अवश्य बताएं। हम हर शनिवार शाम 6 बजे आपके लिए एक बहुत प्रभावशाली व्यक्तित्व को लेके आते हैं। उनके साथ हमारी चर्चा आपको कैसी लगी? जब आप हमें लिख कर बताते हैं तो उससे हमारा उत्साह भी बढ़ता है और हमें अपने काम करने में सुधार भी मिलता है। इसी तरह स्नेह बनाए रखें और हमें सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।